ओके, तो कल हम लोगों ने कल होमवर्क दिया था, तुम लोगों को याद होगा, तो ठीक है, याद है? चलो, आवाज़ क्लियर आ रही है क्या? एक बार कमेंट करके बताना। आवाज़ क्लियर आ रही है क्या? साउंड क्लियर, लैग तो नहीं कर रहा ना साउंड? और देख लेना, कोई प्रॉब्लम ना हो तो फिर स्टार्ट करते हैं आज, ठीक है? कल एक प्रॉब्लम दिया था, ध्यान होगा तुम लोगों को, दिया था ये एक स्पेयर है, बड़ा वाला स्पेयर था और ये एक छोटा वाला स्पेयर था, ठीक है? दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी थी? ठीक है, ओके, 10a और इसका रेडियस 2a और इसका इसका मास कितना दे रखा था? और इसका ओके। अब सुनना मेरी बात को, ध्यान से सुनना कि अगर मान लो हम ये निकाल लें कि किस पॉइंट तक ग्रेविटी, किस इन दोनों के बीच में ऐसा एक पॉइंट होगा जिस पॉइंट के बाद, मान लो ये वो पॉइंट है, इस पॉइंट के बाद इसकी ग्रेविटेशनल फील्ड डोमिनेट कर रही है, मान लो यही होगा ना? अरे इस रीजन में इसका ग्रेविटेशनल फील्ड डोमिनेट करेगा, मतलब यही समझ लो कि इस रीजन में इसका फोर्स डोमिनेट करेगा। अगर तुम देखो यहाँ पे कोई बीच में कोई एक मास वाला ऑब्जेक्ट रखो तो क्या होगा? ये इसको खींचेगा इधर और ये इसको खींचेगा, अट्रैक्शन फोर्सेस लगेंगे। ध्यान से सुनना, तो एक ऐसा टाइम आएगा जब तुम उस ऑब्जेक्ट को इसके बहुत ज़्यादा करीब लेके चले जाओगे तो ये फोर्सेस डोमिनेट करेगा, क्योंकि देखो ना एफ की जो वैल्यू होती है वो 1/r² के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। मास पे तो डिपेंड करता है लेकिन r² के साथ पे भी डिपेंड करता है। तो एक ऐसा टाइम आएगा जब मुझे लग रहा है कि इसका फोर्स और इसका फोर्स बराबर हो जाए। एक ऐसा पॉइंट आएगा जहाँ पे इसका फोर्स और इसका फोर्स बराबर होगा। तो मैं मान लेता हूँ कि कोई ऑब्जेक्ट मास m है। मैं ऐसा क्यों निकाल रहा हूँ, ध्यान से सुनना, कि अगर मैं उस ऑब्जेक्ट को इस पॉइंट तक पहुँचा दूँ तो मुझे लग रहा है वो अपने आप यहाँ चला जाएगा। अरे चल जाएगा कि नहीं चल जाएगा? उसके बाद तो यही ग्रेविटेशनल फोर्स से इसको खींच लेगा, अरे है कि नहीं? तो मैं ये कर रहा हूँ कि कोई भी एक ऑब्जेक्ट m है, पहले मैं ये देख रहा हूँ कि कहाँ तक इसका फोर्स डोमिनेट कर रहा है। तो मैं मान लेता हूँ कि इसकी सेंटर से जो डिस्टेंस है x है, और तो ये कितना हो जाएगा? 10 - x। तो इस पॉइंट पे, x पॉइंट पे इसके द्वारा जो इस पे लगाया गया फोर्स है और इसके द्वारा जो इस पे लगाया फोर्स बराबर होना चाहिए। अरे होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? तो देख लेते हैं। तो लिख सकते हैं हम G 16m इंटू स्मॉल m अपॉन x²। ये इसको इस तरफ खींचा, शुड बी इक्वल्स टू ये जो खींचा, शुड बी इक्वल्स टू ये खींचा G m स्मॉल m बाई, और इस तरह के क्वेश्चंस ग्रेविटेशनल में किए होंगे, सॉरी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में किया होगा तुम लोगों ने, ठीक है? इज इक्वल्स टू 10 - x का होल स्क्वायर। अबे आ जाना, अच्छा 10a - x का होल स्क्वायर। तो यहां से x की वैल्यू बताइए कितनी होगी? मैं यहां से x की वैल्यू कितनी होगी? अबे निकालो यार, x की वैल्यू कितनी होगी? मैं क्या कर रहा हूं, फिर से बोल रहा हूं, मैं एक ऐसा पॉइंट इन दोनों के बीच में लगा रहा हूं जहां पे अगर किसी m मास के ऑब्जेक्ट को रखेंगे तो ये उस ऑब्जेक्ट पे जितना फोर्स लगाएगा ये भी ऑब्जेक्ट उस पे उतना ही फोर्स लगाएगा, मतलब सेम होगा। ऑब्वियस सी बात है, दोनों अट्रैक्टिव है, तो ये इस पे फोर्स इस डायरेक्शन पे लगाएगा और ये इस पे फोर्स इस डायरेक्शन पे लगाएगा। तो ऑब्वियस सी बात है, एक ऐसा पॉइंट जहां पे फोर्स, मतलब कि कोई भी ऑब्जेक्ट मेरा इक्विलिब्रियम पे, समझ रहे हो मेरी बात को? तो ये मुझे पता चला। तो यहां से x की वैल्यू कितनी आएगी? कंफर्म? चलिए x की वैल्यू आई थिंक 8 है, ठीक है, ये आई।
यहां तक किसी को कोई दिक्कत है? अब कई लोग सोच रहे हैं सर ऐसा क्यों कर रहे हैं, ठीक है, कई लोग सोच रहे हैं ऐसा क्यों कर रहे हैं। अब देखो, मुझे एक यहाँ पे m मास दे रखा था, छोटा सा स्मॉल m मास, ठीक है, मैं अगर इसको यहाँ से यहाँ पहुँचाना चाहता हूँ, सुनना, अगर मैं उसको उस पॉइंट तक पहुँचा दूँ, अगर मैं इस ऑब्जेक्ट को उस पॉइंट तक पहुँचा दूँ जहाँ तक इसका जो एक तरीके से बोलो फोर्स डोमिनेट कर रहा है, मतलब उस पॉइंट तक पहुँचा दूँ कि जहाँ पे इसका फोर्स डोमिनेट कर रहा है, तो ये मुझे लग रहा है खुद उधर आ जाएगा। अरे आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? मान लो अगर ये ऑब्जेक्ट यहाँ पे रहेगा तो इस पे दो फोर्स लगेंगे, ये भी लगाएगा ये भी लगाएगा, लेकिन इसका फोर्स ज्यादा तो ये तो खुद ब खुद इसके आगे निकल जाएगा। अरे निकल जाएगा कि नहीं निकल जाएगा? तो मैं यही करने की कोशिश कर रहा हूँ कि यहाँ पे ऑब्जेक्ट, यहाँ पे अगर कोई m मास रखा हुआ है तो उसके पास कुछ एनर्जी होगी और हमने v वेलोसिटी दे दी, तो मतलब टोटल एनर्जी इज इक्वल्स टू यहाँ पे क्या हो जाएगा, इज इक्वल्स टू यहाँ पे टोटल एनर्जी इज इक्वल्स टू 0 के बराबर होनी चाहिए। यहाँ पे समझ रहे हो मेरी बात को? तो वही चीज मैं यहाँ पे करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ कि अगर x की वैल्यू 8a आई है तो मैं लिख सकता हूँ क्या, इस पॉइंट पे ऑब्जेक्ट के पास कितनी एनर्जी थी, इस पॉइंट पे ऑब्जेक्ट के पास कितनी एनर्जी थी। देखो इस पॉइंट पे जो ऑब्जेक्ट के पास एनर्जी थी ये m मास के लिए पास, इसको अगर हम लोगों ने मान लिया वो v वेलोसिटी दे दिया जिसके कारण ये यहाँ से यहाँ पहुँचने वाली है, तो मैं क्या कर रहा हूँ, देखो इसके पास इंटरेक्शन पोटेंशियल एनर्जी होगी जिसकी वैल्यू होगी माइनस g 16m कैपिटल M, सुनना, 16m इंटू स्मॉल m अपॉन 2a, ठीक है, ओके, प्लस हाफ mv स्क्वायर, ठीक है, इज इक्वल्स टू, यहां पे गया तो मैं मान लेता हूं कि वेलोसिटी 0 हो गई, क्योंकि देखो मुझे पहुंचाना है इसको यहां से यहां तक ही है, उसके बाद तो ये खुद ब खुद इधर पहुंच जाएगा। मतलब मैं ये बोलना चाह रहा हूं यहां से थोड़ा सा आगे निकालना है, तो अप्रोक्सीमेटली मैं बोल सकता हूं कि ये यहीं तक पहुंचाना है मुझे। समझ रहे हो मेरी बात को? तो यहां पे ऑब्जेक्ट के पास टोटल एनर्जी इतनी थी, क्या पोटेंशियल एनर्जी का डायरेक्शन, अच्छा हाँ हाँ, अच्छा इस वाले के लिए पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो जाएगी बताओ, सही बोले, हाँ इसके लिए पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो जाएगी इस वाले एम पे, अच्छा हाँ, इसका टोटल एनर्जी लिख रहे हैं ना, तो इसका एक एनर्जी इंटरेक्शन पोटेंशियल एनर्जी इस बड़े वाले के कारण हुआ और एक दूसरे इसके कारण हुआ, तो इसके कारण कितना हो जाएगा बताना, जी कैपिटल M इंटू स्मॉल m, कैसे 8 है भाई, ये हो गया तुम्हारा, अच्छा हाँ अपॉन 8, हाँ सही है सही है, ये टोटल एनर्जी हो गई इस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे टोटल एनर्जी कितनी हो जाएगी बताओ, यहां पे लिख सकते हैं कि mb, अच्छा काइनेटिक एनर्जी 0 हो गई, अब इसके कारण एनर्जी देख लो और इसके कारण एनर्जी देख लो, तो इसके कारण एनर्जी कितनी होगी बताओ, बड़े वाले स्पेयर के लिए मैं लिख सकता हूँ g इंटू 16m स्मॉल m अपॉन, अब ये डिस्टेंस कितनी हो गई है x मतलब 8 है, माइनस ऑफ ये कितना हो जाएगा 10 माइनस है, मतलब कि 10 माइनस x मतलब 2 है, मतलब g इंटू कैपिटल M इंटू स्मॉल m अपॉन 2 है। तो यहाँ से ए मतलब आप v की वैल्यू निकाल सकते हैं, मतलब टोटल एनर्जी इज इक्वल्स टू 0, मतलब टोटल एनर्जी कंजर्वेशन कुल मिला के मैंने लगाया, मैंने क्या किया फिर से बता रहा हूँ, कई लोग क्या करते हैं कि यहाँ से यहाँ और यहाँ इस पॉइंट के बीच में एनर्जी कंजर्वेशन लगा देते हैं, लेकिन सोचना कि यहाँ और यहाँ लगाने पर आपकी वेलोसिटी ज़्यादा आएगी। कई लोग सोचते हैं कि v वेलोसिटी इतना दे दे कि ये यहाँ पे पहुँच जाए, यहाँ पे वेलोसिटी जाने के बाद 0 हो जाए, नहीं ऐसा कुछ नहीं है। सुनना, अगर मैं इसको यहाँ पे इसके पास कुछ एनर्जी थी, यहाँ पे इसके पास कुछ एनर्जी थी, तो मैंने इसके पास एनर्जी कितनी थी, पहला तो इंटरेक्शन पोटेंशियल एनर्जी थी इस वाले स्फीयर और इसका, दूसरा इसके पास एनर्जी थी जो हमने v वेलोसिटी दिया। बेसिकली मुझे निकालना क्या है, इतना v वेलोसिटी दे दे, क्योंकि एक बात सोचो ना, अगर ये यहाँ पे है तो ये कभी भी वहाँ पे जाएगा क्या, क्योंकि इसका ग्रेविटेशनल फील्ड इतना ज़्यादा है कि इसको जाने देगा। अब जैसे एग्जाम्पल ले लो अर्थ का, अरे भाई तुम अर्थ पे हो तो तुमको कभी भी मून पे अपने आप चले जाओगे क्या, कि तुमको कुछ वेलोसिटी देनी पड़ेगी तभी तो तुम मून पे जाओगे। इतने सारे रॉकेट्स जो हैं वो मून पे क्यों जाते हैं, उसको कुछ हम वेलोसिटी देते हैं। तो ये मान के चलो कि हमने कुछ वेलोसिटी दी, तो यहाँ पे इसके पास एनर्जी थी पहली तो ये वाली,
और दूसरा इसके कारण कुछ इंट्रैक्शन पोटेंशियल एनर्जी थी, प्लस हमने हाफ mv² इसके पास एनर्जी दे दी। अब अगर मैं इसको क्या करूं कि एक ऐसे पॉइंट पे पहुंचा दूं जहां पे इसका फोर्स डोमिनेट करने लगेगा, मतलब इस रीजन में लेके आओ कि अब वो उसको आराम से खींच लेगा। जैसे देखोगे कि मान लो ये आपका अर्थ है और यहाँ पे आपका मून है, तो ऑब्वियस सी बात है, हो सकता है यहाँ तक अर्थ इसको खींच ले, लेकिन इस पॉइंट के बाद आप इधर कर दोगे तो मून इसको खींच लेगा ना, क्योंकि इसका फोर्स डोमिनेट करेगा। आप याद करो, ठीक है। तो इसलिए मैंने क्या किया कि उसको उस पॉइंट तक पहुंचा दे रहा हूं जहां पे क्या अर्थ का फोर्स डोमिनेट कर रहा था। उस पॉइंट के बाद तो खुद ब खुद ये खींच लेगा, इसके बाद मुझे कुछ करने की जरूरत है ही नहीं। तो मैंने वही किया कि मैंने पहले वो एक्स निकाल लिया कि जहां तक इसका फोर्स डोमिनेट कर रहा था, यानी इसका डोमिनेटिंग रीजन था, उसके बाद उसको बराबर करवा दिया। यहां पे जाने के बाद उसके ऊपर टोटल एनर्जी कितनी थी, वो आपका यहां से वी आ जाएगा। अब जिसको समझ में नहीं आया ये बताना, मतलब हमको कुल मिला के ग्रेविटेशन में याद रखना कि कुल खेल आपका एनर्जी कंजर्वेशन का होगा। आगे जितने भी क्वेश्चंस करेंगे हम लोग, बिना एनर्जी कंजर्वेशन का कुछ नहीं हो पाएगा, ये बात याद रखना। एनर्जी कंजर्वेशन अगर आपको लगाने आता है एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट के बीच में, तो आपसे क्वेश्चंस हो जाएंगे। जितने भी क्वेश्चंस आएंगे किसी को डाउट है तो पूछ लीजिए। यहां से v की वैल्यू कुछ आएगी क्या? किसी को डाउट होगा तो पूछ लेना, क्योंकि अच्छा क्वेश्चन था। कई लोग क्या करते हैं, इस सरफेस से उस सरफेस के बीच में एनर्जी कंजर्वेशन लगाते हैं। तो ये बात याद रखना, ग्रेविटेशन में 2-3 चीज ही है, एनर्जी कंजर्वेशन लगाना, मोमेंटम एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन लगाना और मोमेंटम कंजर्वेशन लगाना। 3 चीज अगर अच्छे से आता है तो ग्रेविटेशन के क्वेश्चंस क्लियर हो जाएंगे। आगे भी देखना, जितने भी क्वेश्चंस हम लोग करेंगे 2 से 3 चीज ही करेंगे, एनर्जी कंजर्वेशन, एनर्जी एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन, ठीक है। तो ये सब सारी चीजें, अगर आपका सर्कुलर थोड़ा बहुत अच्छा है तो आपको इतना पता होगा, ठीक है। इसलिए देखो, इसको 11th में नहीं पढ़ाया था मैंने पिछले बार, इसलिए नहीं पढ़ाया था क्योंकि उनको गधेड़ों कुछ समझ में नहीं आएगा, फालतू का बहुत बकबक करेंगे, ये कहाँ से लाए सर, वो कहाँ से लाए। इसलिए मैं इसको 12th में लेता हूँ, 11th में इसलिए नहीं पढ़ाता, पता नहीं क्यों 11th में दे रखा है। ये कल बताया था ना, इंट्रैक्शन पोटेंशियल एनर्जी बिटवीन 2 पार्टिकल्स इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ जी एम ऑफ दैट ऑब्जेक्ट इनटू बाई आर। तो इसका मास हो गया 16m इंटू ये दोनों के बीच की डिस्टेंस, ठीक है। चलिए ठीक है, दूसरा क्वेश्चन हुआ था क्या, तो उसमें एनर्जी कंजर्वेशन प्लस एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन लगा देना, आंसर आ जाएगा। अबे ठीक है, पिछला जो क्वेश्चन था याद करो, ये 2 ऑब्जेक्ट था, इन दोनों को हम लोगों ने r डिस्टेंस पे छोड़ा था या 2r डिस्टेंस पे छोड़ा था, तो इसमें लगा देना r डिस्टेंस आने पर इन दोनों के बीच एनर्जी कंजर्वेशन लगा देना। फिर दूसरा लगा देना एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन। अच्छा, एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन क्यों लगाएंगे, सोच के बताओ। अब सिस्टम अगर इन दोनों को मान लोगे तो नेट फोर्स 0 हो गया ना सिस्टम पे, तो अगर नेट फोर्स किसी सिस्टम पे 0 होगा तो क्या एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन लगेगा कि नहीं लगेगा? वही सॉरी, लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन लगेगा कि नहीं लगेगा? मैं क्या बोल रहा हूं कि अगर किसी सिस्टम पे नेट फोर्स 0 है, कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं है, तो सिंपल सी बात है, आप क्या है लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन लगा सकते हो। तो इसमें पहले एनर्जी कंजर्वेशन प्लस लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन, ठीक है। तो पिछला क्वेश्चन मैं सोच रहा हूं तुम लोग कर लोगे। अबे दोनों का वेलोसिटी, इसका v मान लेना, उसका v2 मान लेना। पहला एनर्जी कंजर्वेशन से v1 v2 के बीच में रिलेशन आ जाएगा, दूसरा लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन से फिर दूसरा v1 v2 में, तो 2 इक्वेशन 2 वेरिएबल सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। कराने की जरूरत नहीं है ना, कर लेना वो, ये हो जाए, ये हो गया, मिटाओ। अच्छा, एक बार जो ग्रेविटेशनल की आज मैं आज दे दूंगा, तो जितने भी फॉर्मूला एक बार थ्योरी वोरी जितनी भी चीजें हैं एक बार पढ़ लेना, ठीक है। अच्छा, पिछले क्लास में किसी को कोई डाउट है तो पूछ लीजिए, बाकी अब हम लोग आगे बढ़ेंगे। किसी को कोई भी डाउट है पूछ लीजिए। सर पढ़े ही नहीं है, हमें डाउट क्या होगा। अबे देखा, ओए कहाँ लिख, तू कहाँ लिख के लाया, देखा ना पिछले क्लास में कुछ लिख के लाइन बोलते हैं।
सर लिंकेज है सॉलिड स्फीयर आउटर होना और होमवर्क इतना ही क्या कबे ठीक है। होमवर्क क्या और तो होमवर्क तुमने वही लगा दिया था ना इनिशियल और फाइनल के बीच में। अब समझ में आया क्या गलती किया था। चलो ठीक है, गुड। बाकी तू तो 11th का है, छोड़ तू किया देखा। इसको हिलाना मत देना, नहीं तो फिर ऑनलाइन वाले मुझे गाली देंगे कि सर क्या कर रहे हो। अबे वो पॉइंट लिखा जो बोला था फोर्स के बारे में, ग्रेविटेशनल फील्ड के बारे में, कहाँ लिखा वो? आपकी वजह से स्पेस जिसे अलग कर द्वारा कर और पोटेंशियल का था। बढ़िया, ठीक से। चलो ठीक है, वो पॉइंट्स लिख लेना कि फोर्स के ग्रेविटेशनल फील्ड का अरे बताया था ना। उसके बाद इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन का जैसे कि पॉइंट लिखे थे ना आप लोग, उसी तरीके से ग्रेविटेशनल के लिए भी लिख लेना सारी चीज़ें, ठीक है। चलो आज हम लोग पढ़ते हैं जो मेन हमारा सेक्शन है जिससे कि क्वेश्चंस आते हैं। देखो ये वाले सेक्शन से ऐसा नहीं है क्वेश्चन नहीं आता है, लेकिन देखा गया है कम आता है। तो ये मान के चलना कि अब जो सेक्शन हम लोग पढ़ रहे हैं, ठीक है, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट भी है। एक चीज़ आज दूंगा तुम लोगों को होमवर्क के लिए, वो चीज़ करके आना, ठीक है। तो हेडिंग डालो, हेडिंग डालो, हेडिंग डालो, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ड्यू टू अर्थ एट डिफरेंट पोजिशंस, एट डिफरेंट हाइट और एट डिफरेंट एच। हाइट मत लिखना, एट डिफरेंट एच, ठीक। ड्यू टू अर्थ। अब बोलोगे सर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी तो अर्थ के लिए होता है। अरे भाई तुम मून अगर किसी दूसरे प्लेनेट में चले जाओ तो उसको भी हम एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ही बोलेंगे, समझ रहे हो। तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ड्यू टू अर्थ, हम लोग अर्थ के बारे में ऑब्जर्व करने वाले हैं, ठीक है। तो अर्थ के लिए क्या होगा क्या नहीं होगा ये सब सारी चीजें हम लोग देखने वाले हैं, ठीक है, ओके। अच्छा तुम्हें पता होगा तो अर्थ जो है हमारा वो परफेक्ट स्फेरिकल नहीं होता है, तुम्हें पता है ना। ये थोड़ा सा इधर थोड़ा सा फैला होता है, मतलब ये ऐसे कुछ होता है। अगर देखा जाए तो इस तरीके से होता है, मतलब परफेक्टली मैं ये नहीं बोल रहा हूँ। इन दोनों के बीच में यहाँ का रेडियस और यहाँ के रेडियस के बीच में ऑलमोस्ट 9 किलोमीटर का फर्क होता है। आई थिंक 9 किलोमीटर ही होता है, एग्जैक्ट तो मुझे नहीं पता, लेकिन इसका इतना कोई काम नहीं आएगा। मैं ये बोल रहा हूँ कि ये इधर से थोड़ा चिपटा होता है, इधर से थोड़ा फैला हुआ होता है, ठीक है, ये पता है। लेकिन फिर भी हम लोग इसको अभी इसके लिए मानेंगे कि जो अर्थ है हमारी वो परफेक्टली एक स्फेरिकल है, समझ रहे हो। सॉलिड स्फीयर की तरह समझते हो ना, सॉलिड स्फीयर है और अर्थ की डेंसिटी हर पॉइंट पे कांस्टेंट है। क्या मान के हम लोग करेंगे, पहले ही मैं एजम्पशन बता रहा हूं कि अर्थ का डेंसिटी कांस्टेंट है। असल में ऐसा होता नहीं है, तुम्हें भी पता है। जो अर्थ के अंदर जो मतलब यहाँ का मास पर यूनिट वॉल्यूम जो है वो कांस्टेंट हम लोग नहीं मानते, ठीक है। लेकिन असल में हम लोग जो एज्यूम करेंगे वो डेंसिटी कांस्टेंट है। और दूसरा हम लोग क्या एजम्पशन मानेंगे कि अर्थ एक परफेक्ट स्फीयर है। अच्छा, स्फीयर के लिए आप लोग सारी चीजें इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में कर चुके हो तो, लेकिन फिर भी ऐसा नहीं है कि मैं तुमको ये बोल दूंगा कि वहां कर चुके हो छोड़ दो, नहीं करवाऊंगा इसको, टेंशन मत लो, ठीक है। तो पहला हेडिंग डालना। तो ये दोनों पॉइंट जरूर नोट कर लेना कि क्या हम जम्पशन मान रहे हैं कि अर्थ एक परफेक्टली सॉलिड स्फीयर है, दूसरा हम लोग ये मान रहे हैं कि अर्थ की डेंसिटी कांस्टेंट है, समझ रहे हो। तो वो दोनों अजम्पशन लिख लेना, क्योंकि कहीं अगर ये अजम्पशन वैलिड हो रहा है तभी। अगर क्वेश्चन में नहीं भी दे रखा है तो भाई तुम ये मान के चलना कि है। अगर क्वेश्चन में देगा कि डेंसिटी अगर का कुछ वेरिएशन दे दे तो अलग बात है, ठीक है। चलो, अर्थ की रेडियस कितनी होती है लिख लो, 6400 किलोमीटर लिख लेना। अर्थ की जो रेडियस होती है वो 6400 किलोमीटर होती है। और ये भी लिखना नॉट परफेक्टली स्फेरिकल। कुछ अर्थ की प्रॉपर्टीज लिख लो
कि अर्थ की रेडियस 6400 किलोमीटर होती है। परफेक्टली ये स्पेरिकल नहीं होता है। अच्छा, याद होगा तुम्हें, इसको हम लोग बोलते हैं इक्वेटर, पता है कि नहीं? और ये क्या बोलते हैं? पोल्स। तो पोल्स के पास रेडियस कम होती है, मतलब ये हो गया पोल और ये हो गया इक्वेटर। तो ये लिख लेना आरपी इज लेस देन आरई। अब ये मत कर देना आरपी इज वेरी वेरी लेस देन, नहीं, थोड़ा सा कम होता है, मतलब 8-10 किलोमीटर के अंदर का कमी आती है, ये जरूर लिख लेना। ये पोल वाली रेडियस होगी, ये इक्वेटर वाली रेडियस होगी। इक्वेटर मतलब समझते हो ना, अर्थ को दो बड़े और बराबर भागों में बांट दो, जो बीच में जो लाइन बनेगी उसी को हम लोग इक्वेटर बोलते हैं। ठीक है, इतनी थोड़ी बहुत ज्योग्राफी आती थी ना। चलो ये 2-3 पॉइंट लिख लो। इसको एक बार देख लेना, 9 किलोमीटर था या कि इससे भी बहुत ज्यादा था। एक बार आप लोग देख के आइएगा कि इन दोनों के बीच का जो रेडियस का डिफरेंस है कितना आता है। ठीक है, वैसे काम आएगा नहीं, मैं बस ये बोल रहा हूं, बस पता करके आना। अच्छा, ऑब्वियस ही बात है। तो एक बात बताओ, तो यहां पे फोर्स पे भी फर्क पड़ेगा, फिर बात याद रखना। क्योंकि देखो यहाँ का रेडियस ज्यादा है, तो क्या करोगे कि स्पेयर को इसमें सेंटर पे पूरा का पूरा मास कंसीडर करके तुम यहाँ पे कुछ फोर्स मानोगे, तो इसके बीच की डिस्टेंस ज्यादा हो जाएगी, इसके बीच की डिस्टेंस कम हो जाएगी। तो ये बात याद रखना, फोर्स पे भी फर्क पड़ेगा। इसलिए मैं बोल रहा हूँ, अगर थ्योरेटिकल क्वेश्चन आ जाए तो आपको बताना, अच्छा फोर्स पर यूनिट मास क्या हो जाएगा? एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो यहाँ पे एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कम होगा, यहाँ पे ज्यादा होगा। समझ रहे हो? ठीक, तो ये सब पॉइंट याद रखिएगा। बस आपको इतना पता होना चाहिए यहाँ की रेडियस ज्यादा होती है। अब कितनी ज्यादा होती है वो मुझे भी एग्जैक्ट डाटा पता नहीं है, लेकिन जहां तक मुझे याद है 10 किलोमीटर के रेंज के आसपास थी, हो सकता है ज्यादा भी हो। ठीक है, तो पहला हेडिंग डाल लेना, पहला हेडिंग डालो नियर टू द सरफेस। पहला हम लोग देखेंगे नियर टू द सरफेस। ओके, कल मैंने एक बात तुम्हें बताया था, ध्यान से सुनना, कि ग्रेविटेशनल फील्ड की वैल्यू क्या बताती है? एक्सेलरेशन की वैल्यू। क्योंकि ये होता है फोर्स अपॉन मास। जैसे याद करो, उसमें इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में फील्ड क्या होता था? फोर्स अपॉन चार्ज। तो यहाँ पे क्या है? फोर्स अपॉन मास। और फोर्स अपॉन मास क्या होता है? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। अच्छा, तो मैं ये बोलने की कोशिश कर रहा हूँ, अच्छा एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी हमारे लिए ये समझ में आ गया। अच्छा, अगर मैं नियर पॉइंट मतलब कि नियर सरफेस देखूँ, नियर सरफेस देखूँ, तो देखो असल में मैं ये बोल सकता हूँ कि एक परफेक्टली स्फीयर है, इसका मास मान लिए मास ऑफ अर्थ एम से डिनोट करेंगे अभी से हम लोग। ठीक है, और इसकी रेडियस होगी आर ई। अगर परफेक्टली स्फीयर है तो मैं ये बोल सकता हूँ कि यहाँ पे जो भी ऑब्जेक्ट रखा हुआ होगा, ठीक है, इस पे जो फोर्स लग रहा होगा, बताओ इस पे जो फोर्स लग रहा होगा वो क्या होगा? अंदर की ओर फोर्स लग रहा होगा, और वो एफ ई की वैल्यू कितनी हो जाएगी बताओ? ये हो जाएगी माइनस, अब ऑब्वियस बात है माइनस साइन को दिखाता है, माइनस मैं नहीं दिखा रहा हूँ। ठीक है, तो ये हो गया जी एम ई, इसका मास मैंने मान लिया स्मॉल एम अपॉन स्क्वायर। ये समझ में आ रहा है? इस पे इतना फोर्स लगाएगा। ठीक है, अब ये कैसे आया तुम्हें पता है? स्फीयर को क्या मान लेते हैं हम लोग? पॉइंट मास, और मान लेते हैं कि इसके सेंटर पे उतना मास रखा हुआ है, तो दो पॉइंट मास के बीच में कितना फोर्स लगता है उस तरीके से ज्यूम करते हो। ये तुम्हें क्या बोलते हो, एक्चुअली इंटीग्रेशन से आ भी जाता है। ये इंटीग्रेशन से जब तुम लोगों ने पढ़ा होगा तो तुम्हें पता होगा कि ये सब सारी चीजें आ भी जाती है। इसी को तो न्यूटन ने पूरी इसी चीज को बताने के लिए तो पूरी कैलकुलस उन्होंने बना दी थी। ठीक है, तो ये आपका फोर्स आया। ओके, अब एक बात बताओ, अगर मैं लिखूं एफ ई बाई एम, तो ये असल में क्या है? ग्रेविटेशनल फील्ड एट अ डिस्टेंस आर ई, यही तो है, ग्रेविटेशनल फील्ड एट अ डिस्टेंस आर ई। तो मैं इसको ई जी से दिखाता था। ठीक है, तो ये हो गया हमारा जी एम ई बाई आर ई स्क्वायर। अरे ठीक है, असल में यही क्या होता है? ग्रेविटेशनल फील्ड जो हो गया, यही किसकी वैल्यू बताता है? एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। मतलब जिस पॉइंट, अगर आपको किसी पॉइंट पे ग्रेविटेशनल फील्ड की वैल्यू पता चल जाए तो वही आपको बताएगा एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू। अरे पता है, ये मैं बोल सकता हूं क्या? किसी पॉइंट पे अगर स्फीयर के कारण आपको ग्रेविटेशनल फील्ड की वैल्यू पता चल जाए
तो वो आपको क्या बता देगा, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो ये बात याद रखिएगा, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज नथिंग, कोई दूसरा चीज नहीं होता, ये एक्चुअली किसकी वैल्यू होती है, ग्रेविटेशनल फील्ड की वैल्यू। समझ में आया? तो ये चीज लिख लो, तो इस चीज को जरूर लिख लेना कि ग्रेविटेशनल, ये जरूर पॉइंट लिख लेना, ये जरूर लिख लो। अच्छा, ये किसके बराबर होता है, अगर सरफेस पे देख ले तो जी के बराबर होता है। अरे जी के बराबर होता है, 9.8 या 10 कुछ भी होता है, तो यानी मैं कुल मिला के बोल सकता हूं क्या, जी आर ई स्क्वायर इज इक्वल्स टू जी इंटू एम ई। तो देख लो, ये बहुत अच्छा रिलेशन है, बहुत जगह काम आएगा, ये बात याद रखना। जी आर ई स्क्वायर इज इक्वल्स टू जी इंटू मास ऑफ अर्थ, तो ये याद रखिएगा। जी क्या है, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। जी क्या है, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ये तो तुम लोग यूज करते हो भाई, पूरी मैकेनिक्स इसी में तो बिता दिए, जी की वैल्यू। अच्छा, 22 किलोमीटर का डिफरेंस होता है, चलो ठीक है, हो सकता है 22 किलोमीटर का, चलिए ठीक है। तो लिख लेना, acceleration due to gravity is equals to the gravitational field at any point, या gravitational acceleration due to gravity is all, या उसको ऐसे भी लिख लेना कि gravitational field also named as acceleration due to gravity। ठीक है, ये जरूर लिख लेना, किसी भी पॉइंट की एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, किसी भी पॉइंट की एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी उसकी ग्रेविटेशनल फील्ड की वैल्यू को बताता है, ये याद रखिएगा। ठीक है, चलिए, तो ये रिलेशन आपको याद होना चाहिए। जी आर ई स्क्वायर इज इक्वल्स टू स्मॉल जी आर ई स्क्वायर इज इक्वल्स टू कैपिटल जी एम ई। समझ में आया? ये बहुत जगह काम आएगा। ठीक है, अगर मैं सरफेस पे बात करूं, अब सुनना, क्या मैं नीचे आऊं, मतलब अर्थ के अंदर जाऊं या अर्थ के ऊपर जाऊं, तो क्या जी की वैल्यू चेंज होगी? अरे ऑब्वियस सी बात है भाई कि तुम्हारा ये क्या बोलते हो कि ग्रेविटेशनल फील्ड की वैल्यू चेंज होगी। अब याद करो कि तुम लोगों ने एक सॉलिड स्फीयर के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू निकाली थी। अरे निकाली थी, कुछ और ये आया था तुम्हारा, आई थिंक मुझे जहां तक याद है, सिग्मा अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट इनटू आर, ये आया था इनसाइड। अरे आया था कि नहीं आया था भाई? मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड, याद करो जब तुमने इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू निकाला था, कुछ ऐसे ग्राफ आया था। आया था कि नहीं आया था? सब क्या सब भूल गए हो? याद है ना? चलो ठीक है, तो मेरा कहने का मतलब है इसमें भी यही आएगा, क्योंकि तुम यहां पे क्या करोगे, एप्सिलॉन नॉट की जगह कुछ पुट कर दोगे। अब समझ रहे हो मेरी बात को? एप्सिलॉन नॉट की जगह कुछ पुट देगा। अच्छा, यहां पे रॉ क्या होता था? डेंसिटी होता था, सरफेस चार्ज डेंसिटी ना, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, सरफेस चार्ज डेंसिटी, गधेरा। याद है ना ये सब सारी चीजें? तो मैं बोल रहा हूं कि यहां पे भी जब ग्रेविटेशनल फील्ड अंदर की ओर आओगे तो पूरा डेरिवेशन याद है? अब कैसे निकाला गया था, याद है ना? यहां से एक्स डिस्टेंस पे dx एलिमेंट लिए थे, फिर उसको इंटीग्रेट करवाए थे, फिर वहां से लेके क्या r तक के लिए इंटीग्रेट करवाए थे, तो वहां से मुझे उसकी वैल्यू आई थी। पता है पूरा डेरिवेशन? तो मैं मान के चल रहा हूं तुमसे आता है, तो मैं अब दूसरा हेडिंग डालो, मतलब सेकेंड पॉइंट लिखो, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। अच्छा, अगर H पॉइंट पे चला जाए, अगर R पॉइंट पे चला जाए तो कुछ और आता था? अरे कुछ और आता था, तो लिखो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। पहले हम लोग बाहर के लिए करते, फिर अंदर के लिए तुम लोगों के लिए, मतलब जो इसके इनर वर्ड के लिए जो है, मैं बस वो तुमको रिजल्ट बता दूंगा, वो फिर आप लोग दोबारा करके आइएगा। ठीक है, तो लिखो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट हाइट h फ्रॉम द सरफेस, मतलब एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू अब आपको बताना है
एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू अब आपको बताना है अगर कोई ऑब्जेक्ट मेरी सरफेस से एज डिस्टेंस ऊपर है। समझ में आ रहा है? ठीक। अच्छा, क्या मैंने सेंटर से डिस्टेंस दी है क्या? तो ये बात याद रखना, आप जितने भी डिस्टेंसेस हम लोग माप रहे हैं ना, वो सारी डिस्टेंसेस आपकी सरफेस से हो। क्या होगी? अबे तुम इससे कैसे बताओगे कि सेंटर से तुम्हारा डिस्टेंस क्या? तुम यहाँ पे खड़े हो तो यहीं से बताओगे ना। अच्छा तुम बताओ, हम अर्थ के अंदर रहते हैं कि सरफेस पे रहते हैं? अच्छा ये इतना पता है ना, चलो ठीक है। पिछली बार एक गधेड़े ने बोला था कि अंदर, अर्थ के अंदर रहते हैं, पूछ लिया। अच्छा ठीक है, मान लो। अच्छा तुम एक बात बताओ, अर्थ ऐसे गोल है तो जो यहाँ रहेगा तो गिर जाएगा। हाँ कैसे फिर कैसे टिके रहते हैं? हाँ मतलब यहाँ पे जो हमारी दुनिया है इसके जस्ट उल्टी होगी। अबे इसके लिए ये इसका हॉरिजॉन्टल हो गया, इसके लिए ये इसका वर्टिकल हो गया, हमारे लिए ये हमारा वर्टिकल हो गया। ठीक है, ठीक है। चलो ये सब डाउट नहीं आना चाहिए क्योंकि मैं ये मान के चल रहा हूँ कि तुम्हें इतना आता है। ठीक है, तो चलो मैं क्या कर रहा हूँ कि यहाँ से, अब कई लोग यहाँ पे लेके सोचेंगे कि सर ये वर्टिकल कर, यहाँ से मान लो कि हम लोग यहाँ रहते हैं, तुम्हें पता होगा इंडिया जो है कुछ इस एरिया में आता है। हाँ छोड़ो, रन दो, आउट ऑफ स्कोप। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ से बोलूँ h डिस्टेंस पे, तो तुम ऐसा करो यहाँ पे मत बनाओ क्योंकि तुम फिर मेरा दिमाग खाओगे। ठीक है, तुम ऐसा करो ऊपरे बनाओ। ठीक है, सरफेस से कोई h हाइट पे, अच्छा ये कितनी है? अच्छा तो यहाँ क्या यहाँ पे ग्रेविटेशनल फील्ड की वैल्यू अलग होगी? अरे ऑब्वियस सी बात है अलग होगी, क्योंकि तुम खुद देखो ना, क्योंकि तो ऑब्वियस सी बात है जी की वैल्यू भी अलग हो जाएगी। अब तुम लोग ये सोच रहे होगे कि सर हम जितने भी 2D के क्वेश्चंस किए जिसमें कि जी को हम लोग कांस्टेंट माने हैं, तो वो सारे गलत हो गए क्या? क्यों? अबे 2D के क्वेश्चन किए थे ना, v वेलोसिटी से ऊपर पीछे, तो हर पॉइंट पे तो ग्रेविटी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू अलग अलग, तो फिर उसको कांस्टेंट कैसे मान लिया था 9.8? चलो ठीक है, यहाँ देख लेंगे। हाँ ये 11th का ही टॉपिक है, लेकिन इसमें 11th के बहुत कम कॉन्सेप्ट काम आ रहे हैं। ठीक है, तो अच्छा एक बात बताओ, यहाँ पे अगर मुझे जी की वैल्यू निकालनी है, मतलब यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू निकालनी है, मतलब ग्रेविटेशनल फील्ड की वैल्यू निकालनी है, तो अच्छा बताओ यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो बताओ ग्रेविटेशनल फील्ड की वैल्यू क्या हो जाएगी? ध्यान से देखो, ये हो जाएगी जी इंटू मास ऑफ अर्थ अपॉन आर ई प्लस ये होगा। फिर एम से स्मॉल एम लिखते हैं, एम से डिवाइड करते तो फालतू चीजें खत्म करते डायरेक्टली लिखते हैं। ठीक है, अच्छा ये बताओ, मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं, इसको चलो लिख लेता हूं, जी एच मतलब क्या हुआ? जी एच ए हाइट एच फ्रॉम द सरफेस। ये याद रखना, एच जो हाइट हम लोगों ने लिया सरफेस से लिया है, सेंटर से एच हाइट नहीं लिया। ठीक है, ओके, तो इसको मैं ऐसे लिख रहा हूं, ठीक है। अच्छा पिछले वाले को जीएस लिख लेना, जी एट अ सरफेस, तो ज्यादा अच्छा नहीं होगा। मतलब हम लोगों ने जी लिखा था ना, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, जिसको 9.8 बोलते हैं, बस नोटेशन है, प्लीज इसको कुछ और मत समझ लेना। जीएस मतलब कि सरफेस पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू। ठीक है, अच्छा ये आया। अच्छा जी एम ई इंटू आर ई स्क्वायर क्या हो गया? पिछले में देखा था जीएस हो गया, अच्छा इंटू 1 प्लस एच बाई आर ई की पावर -2, और ये लिख सकता हूं। अच्छा अगर मेरा एच बहुत ज्यादा छोटा है आर ई के कंपेयर में, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, जी एच इज इक्वल्स टू जी एस इंटू 1 माइनस 2h बाई आर ई। तो ये पूरा उतार लो,
अब कितना छोटा होना चाहिए पहले ये बताओ। हम लोग इस पे बहुत बार चर्चा कर चुके हैं, याद करो न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग में भी बात किए थे। अब मैंने क्या किया, अप्रोक्सीमेशन ही तो लगाया है, 1 + x की पावर n = 2 करवा दिया 1 + nx। ये कब लगाते हैं, जब x जो हो वो 1 से बहुत ज़्यादा छोटा हो। अरे ये क्वांटिटी 1 से बहुत ज़्यादा छोटी होनी चाहिए, तो उसके लिए मैंने बोल दिया कि RE जो है s से बहुत ज़्यादा बड़ा है, तो ये पूरी पूरी क्वांटिटी 1 से बहुत ज़्यादा छोटी हो जाएगी। तो बाइनोमियल अप्रोक्सीमेशन हम लोग आराम से यहाँ पे लगा सकते हैं। तो लेकिन एक बात बताओ कितना होना चाहिए। याद करो मैंने न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग में तुम्हें एक बात बताई थी कि 10% तक हम लोग मान सकते हैं। कितना मान सकते हैं, 10% तक। तो एक बात बताओ कि कितनी हाइट तक हम लोग मान सकते हैं कि ये फॉर्मूला वैलिड हो जाएगा। नीचे वाला कितना, 640 का 640 किलोमीटर तक, मतलब ये फॉर्मूला मान सकते। अच्छा ये फॉर्मूला कब तक वैलिड होगा, ऊपर वाला हमेशा, क्योंकि इसमें कोई अप्रोक्सीमेशन है क्या। ये फॉर्मूला कब वैलिड होगा, 500 तक मान लो। अगर सेफली मानना चाहो तो 500 तक मान सकते कि नहीं मान सकते। अच्छा याद करो जी में कितना का वेरिएशन होता है, मैक्सिमम 10% तक के लिए ये फॉर्मूला वैलिड होगा। मतलब जहां जी से इसमें मैक्सिमम वेरिएशन कहां तक आ सकता है। अब जी का 10% निकालो तो मुझे लग रहा है 9g/10 मैक्सिमम वेरिएशन ये ला सकता है फॉर्मूला उतना। उससे ज्यादा अगर जी का वैल्यू आ रहा होगा तो ऑब्वियस बात ये फॉर्मूला गलत होगा, मतलब इससे हम नहीं निकाल सकते। समझ में आ रहा है थोड़ा बहुत, ठीक है। तो ये लिख लिए होंगे, ओके। अब एक क्वेश्चन पूछता हूं, बहुत बार आ चुका है, इससे छोटे छोटे क्वेश्चंस बनते हैं, ध्यान से सुनना। पहला क्वेश्चन लिखो, वेरिएशन, क्वेश्चन लिखो, पहला क्वेश्चन लिखो, वेरिएशन ऑफ जी h हाइट h, ये सब जितना भी चीजें मैं तुम्हें पढ़ा रहा हूं ये मुझे मतलब एज इट इज तुम्हें पढ़ा दे रहा हूं जितना मुझे पढ़ाया गया था। क्योंकि देखो जितना मुझे पढ़ाया गया था कोटा में एज इट इज पढ़ा दे रहा हूं, क्योंकि देखो इस चैप्टर में कोई ज्यादा वेरिएशन नहीं है, तो मैं फालतू का इसमें क्या दिमाग लगाऊंगा। हाँ थोड़ा बहुत कुछ चीजें क्वेश्चन मैं अलग करवा रहा हूँ, बाकी जितनी भी है तुम आज से 3 से 4 साल पहले, हम लोग 5 साल पहले जो मुझे कोटा में पढ़ाया गया था एज इट इज वही पढ़ा रहा हूँ तुम लोगों को। मुझे अब तक याद है कि सर ने किस तरीके से हम लोगों को बताया था। तो ठीक है देखो, और वैसे तुम देखोगे तो कोटा के मैक्सिमम जो मटेरियल है सब सेम ही होता है, चाहे तुम इस कोचिंग में पढ़ो, चाहे उस कोचिंग में पढ़ो, चाहे उस कोचिंग में पढ़ो, सबका मटेरियल सेम, और ऑलमोस्ट नोट्स भी सेम ही होता है, नोट्स भी सेम होता है। अच्छा तो पहला क्वेश्चन ये है, मान लो ये आई थिंक जब तुम्हारा जेई के स्टार्टिंग स्टेज में आपसे पूछा गया था, ठीक है। तो लिखो कि वेरिएशन ऑफ जी विथ हाइट विल बी, पहला ऑप्शन आपको ये दे रखा था g = 1 - 2h/re, दूसरा ऑप्शन दे रखा था, बी ऑप्शन दे रखा था g × 1 - h/re, तीसरा ऑप्शन दे रखा था g × 1 + h/re की पावर 1 - 2, और डी ऑप्शन दे रखा था नन ऑफ दीज। बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा। वेरिएशन ऑफ जी h हाइट h फ्रॉम एट हाइट h फ्रॉम द सरफेस विल बी सी या बी या ए बी सी या डी। क्यों सी? तो ये बात याद रखिएगा कि ये अप्रोक्सीमेटली वैल्यू बताता है, दिस इज एक्चुअल वैल्यू। तो ये ऐसा होगा। तो पहला देखो ऑप्शन यही दिया हुआ था, तो आधे बच्चे यही रट के जाते हैं और मिलता क्या है, समझ में आया। तो पहला ऑप्शन तुम्हारा यही दिया रहता है। तो ये बात याद रखना कि पहला अगर तुम्हें तुरंत चमका और पहला ऑप्शन वही दे रखा है तो 90% प्रोबेबिलिटी तुमसे गलती, वो क्वेश्चन कहीं ना कहीं तुम गलत कर रहे हो, समझना। तो सी होगा, बात याद रखना। ये हम लोगों से भी क्लास में क्वेश्चन पूछा गया था, हम लोग ए बोले थे, ठीक है। नहीं लेकिन तुम्हें इतना पहले नहीं बताया गया, तो हमने डायरेक्टली लिखवा दिया गया, उसके बाद डायरेक्टली पूछा कौन सा ऑप्शन से, हम लोग ये फिर बताए पूरा अप्रोक्सीमेशन वाला फॉर्मूला, ठीक है। तो तुम अपने आप को हीरो मत समझो, ठीक है। चलो ठीक। अच्छा एक बात करो, अब कुछ क्वेश्चंस पूछते हैं और दूसरा क्वेश्चन लिखो जो मुझे भी करवाया गया था, देखते तुम लोगों का क्या आंसर रहता है। फाइंड जी इफेक्टिव, सेम क्वेश्चन, देखते तुम लोगों का क्या आंसर रहता है। फाइंड जी इफेक्टिव एट हाइट फ्रॉम द सरफेस RE/4, फ्रॉम हाइट
RE/4। सेम क्वेश्चन, फाइंड G इफेक्टिव एट अ हाइट RE/4 फ्रॉम द सरफेस ऑफ अर्थ। चलिए जल्दी कीजिए इसको। 16 कितना? 16G अपन 25। देखो चलो देखते हैं कौन सा फॉर्मूला लगाए हो। मतलब विदाउट अप्रोक्सीमेशन वाला। तब सही हो। देखो एक बात सोचो, हम लोगों ने जी के दो फॉर्मूले देखे, ध्यान से सुनना। जी एच हाइट एच इज इक्वल्स टू 1 - 2h बाई RE, और दूसरा फॉर्मूला देखा जी इज इक्वल्स टू जी इंटू 1 + h बाई RE की पावर -2। अब देखो ये फॉर्मूले इस फॉर्मूले से ये फॉर्मूला है, मतलब ये फॉर्मूला तो आपका हर जगह वैलिड है। अब इसी में अप्रोक्सीमेशन लाया तो ये आया, ये पता है, ठीक है। तो इसमें एक चीज हम लोगों ने माना था, ये अप्रोक्सीमेट ये क्यों आया था, जब आपका एच जो है बहुत ज्यादा छोटा हो RE के कंपेयर में। RE कितना है? 64। और इसका मतलब मान लो कि 10% से भी कम हो, मतलब कि 6400 किलोमीटर तक, मतलब 640 किलोमीटर तक हो, तो तुम ये कुछ थोड़ा सा मान सकते कि हम इसको लगा सकते, लेकिन फिर भी तुम्हारा सिग्निफिकेंट जी में चेंज आ जाएगा। तो एक बात बताओ, अगर RE/4 दे रखा है, क्या दे रखा है, मतलब RE/4 का मतलब समझते हो कितना हो गया, कितना, तो वो सोच लो कितना ज्यादा का। क्या ये अब जो H है वो क्या RE से बहुत छोटा है, कंपेरेबल है, तो क्या ये फॉर्मूला वैलिड होगा जो हम लोगों ने अप्रोक्सीमेशन लगाया था? नहीं होगा। तो यही क्वेश्चन आपको बताने की कोशिश की जा रही थी कि आप हर जगह इस फॉर्मूला को यूज मत कर देना, ये अप्रोक्सीमेटली वैल्यू बताता है। तो आपको कौन सा यूज करना पड़ेगा, दिस। समझ में आया? तो RE/4 जो है ये कंपेरेबल है, ये मैं बता रहा हूं, ये बहुत ज्यादा छोटा नहीं है RE से। समझ रहे मेरी बात को? ये बहुत ज्यादा छोटा नहीं है, इसको क्रॉस कर रहा हूं, ये बहुत ज्यादा छोटा नहीं है, इसलिए ये वाला फॉर्मूला आप नहीं लगा सकते, ठीक है। तो इसलिए जी एच हाइट एच अगर आप इस वाले फॉर्मूले से लगाते हो तो आपका आंसर सही आएगा। और ऑब्वियसली देखना, अगर इस तरह क्वेश्चन पूछा तो पहला ऑप्शन इसी फॉर्मूले से दिया रहेगा, और मैक्सिमम लोग इसी को मार के आएंगे, इससे जो आंसर आएगा वही करके आएंगे। क्यों? क्योंकि इससे करना आसान होता है। अरे होता है कि नहीं? तो इसमें पहले -2 जो भी करते हो उसके बाद जाके आंसर आएगा। समझ में आया? तो ये चीज याद रखना, नीट वाले खास करके, क्योंकि नीट में ऐसे क्वेश्चन बहुत बार आए हैं, बहुत बार। ये मान के चलो कि पिछले 10 साल का पेपर उठाना, देखना कितनी बार आए, और तुम सबसे ज्यादा गलती इसी दोनों फॉर्मूले में करोगे। समझ में आया? नीट वालों के लिए मैं आंसर लिखवा भी दूंगा, ऐसे टेंशन मत लेना। आप लोग इसको याद करके चले जाइएगा, आप लोगों का कल्याण हो जाएगा, ठीक है। हाँ, लिखवा दिया जाएगा, वो टेंशन मत लीजिए, लिखवा दिया जाएगा जो मुझे लगता है। अब देखो तुम खुद से ही बना सकते हो, सोचो ना, अगर मैथ वाले बच्चे ये खुद से ही बना सकते हैं। एच की मैक्सिमम वैल्यू क्या ले कि RE हम अप्रोक्सीमेशन ये वाला फॉर्मूला लगा सकते हैं, मैक्सिमम 10%। तो मैक्सिमम 10% निकालोगे तो ये आ जाएगा 640। तो सेफली हम लोग मान लेते हैं 500, मतलब मैक्सिमम हम लोग ये वाला फॉर्मूला 500 किलोमीटर तक लगा सकते कि नहीं लगा सकते? हाँ, तो लिख लो भाई, तुम लिख ही लो, सबसे अच्छा तो लिख लो, लिख लो। तो पहले लिखना जो मुझे लगता है 1 से 10 किलोमीटर तक तुम मान लेना कि जी कांस्टेंट है। अरे भाई तुम जो, तो ये बात समझना, तो जितने भी तुमने 2D के क्वेश्चन किए हैं इसलिए आपका सही हो जाएगा, या 5 किलोमीटर ही मान लो, कोई दिक्कत नहीं है। 10 किलोमीटर मान के तुम इसकी जी की वैल्यू निकालो तो तुम देखना अप्रोक्सीमेटली बहुत ज्यादा करीब आ जाएगा। अबे भाई तुम देख लो, जी इज इक्वल्स टू जी इंटू 1 + 10/64 ये आएगा। अब जी की वैल्यू निकालो तुम्हें पता चल जाएगा, बहुत ज्यादा कम आएगी, मतलब कि
ये 0.9% के आसपास, मतलब कि पहले जी अगर 9.8 आता था तो अब जी की वैल्यू हो सकता है 9.6 या 9.5 या 9.3 के आसपास आई, बहुत ज़्यादा चेंज नहीं आएगा, या 9.8 के आसपास ही आएगी। तुम इसको अप्रोक्सीमेटली जोड़ के देख लेना, तुम्हें पता चलेगा कि इतनी ही आएगी, जी के करीब आएगी। तो मैं ये बोल रहा हूँ कि जी की वैल्यू 1 से 10 किलोमीटर तुम कांस्टेंट मान लो। अरे भाई तुम 10 किलोमीटर से ऊपर तो फेंक नहीं सकते ना, वो अलग बात है, कोई मोटा होगा तो यहाँ से फेंकेगा डायरेक्टली चांद पे जाके गिरेगा, वो अलग बात है भाई। ऐसा तो नहीं होना कि फेंके यहाँ से बस गायब, इसके वेलोसिटी दे दी है, ऐसा तो नहीं होगा ना। अबे तुम दोगे तो कम से कम कितना, एक किलोमीटर, बहुत होगा तो दोगे कि 500 मीटर पर सेकेंड, इससे ज़्यादा दे सकते हो, बस 5 बहुत हो गया वो ठीक है। अच्छा फिर 10 किलो ये मान लेना, उसके बाद लिखना कि 10 से 500 किलोमीटर तक, फिर आपको फॉर्मूला लगाना है G = G इंटू, या नीट वालों के लिए था असल में 2G/RE, ठीक है। 500 से किसी भी हाइट के लिए, किसी भी हाइट h के लिए, अच्छा किलोमीटर, अच्छा 500 से किसी भी हाइट h के लिए G = G इंटू 1 + h/RE की पावर -2, मतलब ये तो हमेशा वैलिड होगा, लेकिन आप ये मान के चलिए 500 के बाद आप ये वाला फॉर्मूला लगाइए तो आपका एक्यूरेट आंसर देगा, ठीक है। अब देखना क्वेश्चन में भी मान लो तुमको चमकाने के लिए ऐसा दे सकता है। अब देखो तुम ये रट के गए, सुनना, अब ये रट के गए, अब तुम्हारा क्या हुआ कि वहां पर ऐसा पाला पड़ गया कि वो दे दे 9.79, 9 पॉइंट समथिंग, मतलब बहुत ज्यादा करीब करीब आंसर दे रखा। तो इसका मतलब क्या है, फिर यही वाला फॉर्मूला वो यूज किया। समझ रहे हो मेरी बात को? अबे मान लो कि क्वेश्चन आया है कि जी की वैल्यू h हाइट मतलब कि 250 किलोमीटर पे क्या होगी, अब वो आंसर ही दे रखा है 9.79, 9.76, 9. तो इसका मतलब है वो तुमसे सॉल्व करवाना चाह रहा है इस वाले फॉर्मूले से, ठीक है। मैंने ये बोला कि तुम इतना लगा सकते हो, ठीक है, लेकिन अगर ऑप्शन उस तरीके से आ जाए तो फिर तुमको यही लगाना पड़ेगा, क्योंकि इसमें कोई अप्रोक्सीमेशन नहीं है, ये हर जगह वैलिड है। तो थोड़ा सा खोपड़ा भी यूज करना कि क्वेश्चन किस तरीके से आ रहा है, ठीक है। चलिए ये नोट कर लियो। सर ये इधर वाला जी और ये अलग अलग है, तो जी की कुछ वैल्यू होगी? ये तुम लिख लो जी सरफेस, और ये जी एच है, ये भी जी, सॉरी उल्टा कर रहा हूँ, ये जी एस हो गया, ये जी एच, ये जी एच और ये जी सरफेस। अच्छा जी सरफेस की वैल्यू कितनी होती है? 9.8 या 10, कई जगह 10 मान लेते हैं हम लोग, नहीं एससीबी में 9.8 माना गया है, ठीक है। तो ये GH लिख लेना, मतलब कि GH = जी, मतलब कि ये मान लो यहाँ पे इस तरीके से भी लिख सकते हो, GH = GS मान लेना 1 से 10 किलोमीटर तक, 5 किलोमीटर, ठीक है। चलो लिख लेना, ये मेनली नीट वालों के लिए बताया था। वैसे नीट में इतना तुमसे कैलकुलेशन नहीं करवाएगा, उन्हें भी पता है कि ये गधेड़े हैं, कैलकुलेशन कर नहीं पाएंगे, ठीक है। इतना कैलकुलेशन नहीं करवाएगा, लेकिन फिर भी मैंने तुम्हें एक आइडिया दे दिया। हाँ लास्ट वाला फॉर्मूला मैंने कोई अप्रोक्सीमेशन नहीं लगाया, तो वो हर केस के लिए वैलिड होगा। अरे भाई मैंने जी जो लिखाया G = GS इंटू 1 + h/RE की पावर -2, इसी से तो दूसरा फॉर्मूला आया था अप्रोक्सीमेशन से, तो ये फॉर्मूला तो हर हाइट के लिए वैलिड हो गया ना। समझ रहे हो मेरी बात को? अच्छा दूसरा क्वेश्चन लिखो, दूसरा क्वेश्चन इसी पे बेस्ड लिखो। दूसरा क्वेश्चन लिखो, फाइंड द हाइट h, find the height h from the surface of earth where, find the height h from the surface of earth where acceleration due to gravity is g/2, is g/2। निकालिए। जो जो क्वेश्चंस हम लोगों से करवाए गए थे तुमसे भी करवा के देख ले रहा हूं, देखता हूं क्या कितने तुम लोग सही करते हो।
तो मेरे 5 साल पहले में भी ऐसे थे, यही सब क्वेश्चंस थे, करवाया गया था जो हमें। ठीक है, कीजिए। एडवांस में ऐसे क्वेश्चन नहीं आते, ठीक ना, एडवांस में ऐसे क्वेश्चन नहीं आते, उसकी टेंशन मतलब, एडवांस में ऐसे क्वेश्चन नहीं आते। खुश हो गए कि एडवांस में जरा ऐसे क्वेश्चन नहीं, एडवांस में ऐसे क्वेश्चन नहीं आते हैं। ये मैंने तुम्हें मेंस और नीट के लिए बताया मेनली, क्योंकि मेंस का तुम्हारा लेवल तुम भी जान रहे हो कि नीट को बहुत जल्द छूने वाला है वो। ठीक है, तो वो दिन दूर नहीं जब तुमसे पूछा जाएगा कि फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, F = ma। तो ऐसे क्वेश्चंस भी आने की प्रोबेबिलिटी बात याद रखना। तो अब इसलिए मैंने तुम लोगों को बोला था कि एनसीईआरटी एग्जाम्पलर और एनसीईआरटी क्वेश्चंस कर लेना। जितने भी क्वेश्चंस दे रखे हैं फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ में, अब मैथ के एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के देख लेना, तो वो सब कर लेना, तुम्हारे लिए अच्छा होगा। कोई ठिकाना नहीं एनसीईआरटी से उठा क्वेश्चन दे दिया जाए, और देगा ही, देख लेना। अड़ी भाई पहले ये बताओ कि कौन सा फॉर्मूला लगाओगे? अरे अप्रोक्सीमेशन 10% के लिए वैलिड होता है, तो ये जी में कितना का वेरिएशन है? 50% का वेरिएशन है। अब जी में कितना, जी का कितना का जी से G/2 हुआ, तो मतलब कितना परसेंट कम कर दिया? 50% कम कर दिया ना। तो 50% कम के लिए वो वाला फॉर्मूला वैलिड है, 10% तक के लिए भाई वैलिड था। तो ऑब्वियस सी बात है, तुमको ये वाला फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। तो क्या लिखोगे? H की वैल्यू दे रखी है G/2 = G × 1 + H/RE की पावर 1 - 2। तो यहां से जो RE आएगी वही आंसर होगा। RE मतलब H की वैल्यू आ जाएगी √2 - 1 × RE। चलिए ठीक है, ये समझ में आया ये वाला फॉर्मूला क्यों वैलिड होगा? अरे जी की वैल्यू देख रहे हो, 50% कम कर दिया, तो 50% कम किया है, तो सिंपल सी बात, ये फॉर्मूला, ये वो अप्रोक्सीमेशन वाला नहीं लगा सकते। अप्रोक्सीमेशन के लिए क्या बताया था कि जी एच की वैल्यू मैक्सिमम 10% तक हो सकती है, ये तो 50% है ना। चलो ठीक है, समझ में आया? ठीक, दूसरा क्वेश्चन। क्यों 2 वैल्यू आएगा? दूसरा नेगेटिव में आ जाएगा ना। तो ये तो हाइट के लिए होता है ना, सरफेस से ऊपर, H हाइट ऊपर के लिए होता है ना, अंदर के लिए थोड़ा होता है ये फॉर्मूला। दूसरा क्वेश्चन लिखो, ए ऑब्जेक्ट इज ड्रॉप फ्रॉम अ हाइट RE/4 from the surface, then find the velocity when it strike with the surface, तो आपको बताना है कि एक ऑब्जेक्ट RE/4 हाइट पे सरफेस से छोड़ा गया है, तो जब वो अर्थ की सरफेस से टकराएगा तो उसकी वेलोसिटी क्या रहेगी? एक दो डेरिवेशन मैंने तुम्हारे जो तुम्हें सीट मिलेगी उसमें डाल रखे हैं, सुन लेना। तो उसको मैंने मेनली 11th वालों को पॉइंट टू पॉइंट मतलब कि ध्यान में रखते हुए वो डाला है, सुन। तो लेकिन तुम लोग भी देख लेना, जो डेरिवेशन मैंने अभी सीट में डाला है वो मोस्ट प्रोबेबली तुम लोगों को मिल जाएगा शाम तक, क्योंकि मेरी अब क्लास नहीं है तो ऑब्वियसली मैं बैठ के यही करूँगा।
तो तुम 11th वाले खास करके वो डेरिवेशन जो आपको सीट में मिलेगा उसको एक बार आप लोग देख लीजिएगा। चमका तो अच्छा, नहीं चमका तो पूछ लेना आके, ठीक है। ऐसे उसमें सारी चीजें लिखी हुई है, मैंने उसका डेरिवेशन डाल रखा है, ठीक है। खास करके सॉलिड स्पेयर के लिए ही डाल रखा है कि आर डिस्टेंस में क्या है मैग्नेटिक इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू होती है, ठीक है। चलिए बताइए, क्या डायरेक्टली लगा दिया ना? नहीं सर, एक जगह पर दिया हुआ है। अंडर रूट 2GH नहीं सर, लगाए ना? नहीं। क्या लगाए? 2D अंडर रूट 2GH। और गधेरे वहां पे जी की वैल्यू कांस्टेंट होती थी। एक चीज तुमने माना था, याद करो, S = UT + ½ AT², V² = U² + 2S। ये फॉर्मूला तभी हम लगा सकते थे जब एक्सेलरेशन कांस्टेंट हो। जब एक्सेलरेशन वेरिएबल हो जाए तो ऐसा नहीं लगा सकते, पता होना चाहिए तुम्हें, ठीक है। गलती कितना आ रहा है? √80/20 में यूज एनर्जी कंजर्वेशन, यूज एनर्जी कंजर्वेशन, बस मेरा इतना ही करना है। एनर्जी कंजर्वेशन कैसे लगाते हैं इससे पहले मैंने तुम्हें बता रखा है, ठीक है। मैंने तुम्हें एक बात बोली थी, पूरा ग्रेविटेशन 3 चीज में खत्म हो जाएगा, एनर्जी कंजर्वेशन, एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन, लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन। जिसको ये 3 चीज लगाने आता है खत्म। तीनों का कंडीशन पता होना चाहिए। एनर्जी कंजर्वेशन तुम कहीं भी लगा सकते हो, लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन कब लगाते हैं और एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन कब लगाते हैं। 3-4 बार बोल चुका हूं। एंगुलर मोमेंटम लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन, अगर किसी दो ब्लॉक सिस्टम को अगर आप सिस्टम मान चुके हो, 2 चीजों को, उन दोनों के फिर नेट फोर्स 0 हो जाए, क्योंकि अगर तुम ग्रेविटेशनल फील्ड को मानो तो वो उसकी इंटरनल फोर्स हो जाएगी ना। एक्सटर्नल फोर्स अगर 0 हो तो आप लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन लगा सकते हो। ये आई थिंक आप लोगों को पता होगा। ये क्या हो गया भाई? अबे जब अबे नहीं आए तो थपड़ाएंगे, बोलो। गधेरा। 1 मिनट, बैटरी खत्म हो गई, 1 मिनट वेट करना। देखो मैं इसलिए अभी देखो थोड़ा स्लो लेके चल रहा हूँ, सुन लेना मेरी बात को। स्लो इसलिए लेके चल रहा हूँ क्योंकि तुम्हें फिर बाद में तुम्हें फास्ट करवाना है। बात याद रखना कि ये चैप्टर कल खत्म हो जाएगा, ये तुम पे है। आज अगर स्लो चलोगे तो कल फिर रोओगे, बात याद रखना। तो कोशिश करो, चलो ध्यान से सुनना। अब हम लोग क्या लगाएंगे? अच्छा, कई लोग लगा चुके होंगे अंडर रूट 2GH, लगाए हो ना? सच बताना, मुझे पता है, हमने भी लगाया था। चलो ठीक, ये क्या था? RE/4, यही था ना? ओके। अब एक बात बताओ, RE/4 तो बहुत ज्यादा हो गया, तो ऑब्वियस सी बात है जी का वेरिएशन तो आ जाएगा। तो मैं क्या करता हूं, यहां पे सुनना, यहां पे सिस्टम के पास एनर्जी कुछ थी U इनिशियल और यहाँ पे कुछ U फाइनल, तो मैं लगा सकता हूँ इनिशियल एनर्जी इक्वल्स टू फाइनल एनर्जी। अरे एनर्जी कंजर्वेशन भाई, इसको एनर्जी कहीं से मिला नहीं, तो मैं लिखूँ यहाँ पे, देखो इसको जस्ट ड्रॉप किया, मतलब यहाँ वेलोसिटी 0 है, तो मैं बोल सकता हूँ क्या, यहाँ पे इसके पास टोटल पोटेंशियल एनर्जी थी, इंटरेक्शन पोटेंशियल एनर्जी, तो ग्रेविटेशनल, तो मैं लिख सकता हूँ -G। अच्छा, माइनस क्यों लिख रहा हूं पोटेंशियल के साथ? और तुम देख रहे हो क्या कि फोर्स के साथ माइनस नहीं लिखता हूं? क्योंकि फोर्स आपका एक वेक्टर क्वांटिटी होता है, तो वेक्टर क्वांटिटी में माइनस का मतलब बस डायरेक्शन होता है, लेकिन स्केलर क्वांटिटी में माइनस का मतलब डायरेक्शन नहीं होता, उसका मैग्नीट्यूड के साथ माइनस जुड़ा होता है। इसलिए आप देख रहे होंगे कि फोर्स में हम हर जगह माइनस को उतना ज्यादा कंसीडर नहीं करते, लेकिन
आपको पता होगा एनर्जी एक स्केलर क्वांटिटी, वहां माइनस कंसीडर होगा हर समय, इसलिए मैं माइनस हर जगह लेता हूं। देखना, तो मास ऑफ ई इनटू मास ऑफ, मान लो उसका ऑब्जेक्ट मास है, लेकिन मास पे डिपेंड करेगा नहीं, मास कट जाएगा, देख लेना। तो क्या लिखोगे, तो ये क्या लिखोगे, आर ई प्लस आर ई बाई 4 का स्क्वायर, सॉरी यही लिखोगे ना, ये हो गया ग्रेविटेशनल, यहाँ पे इंट्रैक्शन पोटेंशियल एनर्जी इतनी हो गई। अच्छा, यहाँ पे आओगे प्लस यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी 0 इज इक्वल्स टू, अब यहाँ पे जब ये आया, मान लेते हैं v वेलोसिटी से टकराया है, तो मैं लिख लिया हूं कि हाफ mv स्क्वायर प्लस यहाँ पे इंटरसेंट पोटेंशियल एनर्जी कितनी है, माइनस जी एम ई इंटू एम अपॉन आर ई। अरे है कि नहीं, तो देखो m हर जगह से कैंसिल आउट हो जाएगा और आपको वेलोसिटी की वैल्यू आ जाएगी। अरे आई कि नहीं, सर वहाँ अच्छा स्क्वायर फेंक देंगे उठा के, नहीं, मैं सोचा आप लगा दिए हैं, इसलिए बाद में जान दिए। स्क्वायर नहीं है भाई, ये सब क्वेश्चन आते हैं, सच बता रहा हूं, इसमें क्या लगा है, मतलब तुम एक बात बताओ कि इसमें क्या, मैंने एनर्जी कंजर्वेशन एक लाइन में आंसर आ गया, क्वेश्चन लिखने बस आना चाहिए। मैं तुम्हें बस इतने देर से बस 2 ही 3 चीज समझा रहा हूं, एनर्जी कंजर्वेशन लिखने के लिए समझ जाओ, आंसर आ जाएगा। तो v की वैल्यू जो आई थिंक आती है वो ये आती है, v इज इक्वल्स टू 2/5 जी एम ई बाई आर ई का अंडर रूट। सर इसे इंटीग्रेट करके नहीं कर सकते क्यों इंटीग्रेट कर रहे हो भाई, सर, हाइट के रेस्पेक्ट में तो वेलोसिटी मतलब एक्सेलरेशन अब तुम्हें करना है भाई कर लो, हमें कोई दिक्कत नहीं है। वैसे क्या है सर आएगा, हाँ, वैसे ही किया सर आएगा, तो तुमने गलती किया होगा कहीं पे, सेम आंसर आएगा। सेम। हाँ, ये भी कर सकते हो, देखो जी का वेरिएशन पता है, तो ये काइनेमेटिक्स का एक अच्छा क्वेश्चन भी इस तरीके से भी तुम सोच सकते हो। सुन लेना, किसी को अगर बहुत अच्छे से बहुत ज़्यादा दिमाग लगाना है तो लगा सकते हो कि जी का वेरिएशन तुमको हाइट पे पता है, एक्चुअल वेरिएशन, क्योंकि अचीव आर ई बाई 4 है तो ऑब्वियस सी बात है तुम अप्रोक्सीमेटली थोड़ा ना लोगे। जी की वैल्यू होती है जी सरफेस इंटू 1 प्लस एच बाई आर ई की पावर -2। अब तुम्हें पता है कि देखो ना, जो एस तुम्हें दे रखा है, ठीक है, तो कौन सा फॉर्मूला होगा, v इज इक्वल्स टू एस इज इक्वल्स टू डी बी बाई एक्सेलरेशन, सॉरी एक्सेलरेशन इज इक्वल्स टू डी वी बाई डी टी। एक्सेलरेशन पता है तो डी वी, इसको डी टी के साथ इंटीग्रेट करवा दो। अच्छा नहीं एच के रिस्पेक्ट में नहीं दे रखा है ना, तो इसको ऐसे लिख सकते हो v डी वी बाई, ठीक है, डी एक्स, इससे कर सकते हो। हाँ सही बोले, इससे कर सकते हो, टी के रिस्पेक्ट में नहीं दे रखा है ना, तो यहां से भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन एक्सेलरेशन का तुमको रिलेशन पता होना चाहिए, फंक्शन पता ही है ना तुमको, तो यहां से कर सकते हो। लेकिन मुझे लगता है ये ज़्यादा आसान है, ठीक है, जिसको करना है स्टाइल मारना है कर लो, हमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। और ये ठीक है, ओके। लास्ट क्वेश्चन, एक और क्वेश्चन लिखो, लास्ट क्वेश्चन इस प्रोफाइल पे करा रहा हूं, लिखो, इफ अ ऑब्जेक्ट, मान लो मोटा कोई चीज को प्रोजेक्ट कर रहा है, तो लिखो इफ अ ऑब्जेक्ट इज प्रोजेक्टेड फ्रॉम अर्थ सरफेस, इफ अ ऑब्जेक्ट इज प्रोजेक्टेड फ्रॉम अर्थ सरफेस vertically upward with velocity 5 kilometer per second, find the height, maximum height achieved by the object, 5 kilometer per second। हाँ, 5 किलोमीटर पर सेकेंड, किलोमीटर पर सेकेंड। देन फाइंड द हाइट अचीव बाय द, मैक्सिमम हाइट अचीव बाय द ऑब्जेक्ट, मतलब अर्थ की सरफेस से मोटा फेंका ऊपर 5 किलोमीटर पर सेकेंड से एक ऑब्जेक्ट को, तो तुम्हें बताना है कितनी हाइट ऊपर तक जाएगा वो ऑब्जेक्ट। मोटा बुरा तो नहीं लग रहा ना, बुरा लग भी जाएगा तो तू क्या ही बोल देगा। चलो बंद, मजाक है, ठीक है ना। चले ठीक है, इसको कीजिए। अच्छा, ये तो तुम्हारा 2D का क्वेश्चन हो गया ना, ईमानदारी से बताना कितने को 2D का क्वेश्चन लग रहा है, खास कर 11th वालों को पक्का, 11th वाले तो पक्का रट के रखते हैं, जहां भी वेलोसिटी v ऊपर फेंके बस डायरेक्टली
ऊपर से नीचे गिराए हो √2GH, वो भी याद नहीं है। अले मतलब रट्टा मार के रखते हैं। ठीक है, मैं जितने भी अभी तक तुम्हें क्वेश्चन कराया हूं वो सारे मैंने अपने, मुझे जो कराया गया था, मैं बस देखना चाहता तुम लोग कितना मतलब कितना कर पाते हो। ठीक है, बाकी वैसे तुम लोग ये टेंशन मत लेना, क्वेश्चंस अच्छे अच्छे तुम्हारे सीट में रहेंगे। ठीक है, जिसको तुम्हें सॉल्व करने में अच्छा मेहनत लगेगा, टेंशन मत लेना, अच्छे अच्छे प्रोफाइल के क्वेश्चंस भी रहेंगे। याद करो, एक ही क्वेश्चन मैंने करवाया था ट्रायंगल वाला क्वेश्चन था ना, उस बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन रहेंगे तो तुम्हें सॉल्व करने पड़ेंगे। मतलब उसको एक तरीके से बोला जाए वेक्टर का क्वेश्चन है भाई, वेक्टर का ही तो क्वेश्चन है। ट्रायंगल वाले में क्या था, वो एक तरीके से देखो तो ज्यादातर कॉन्सेप्ट उसमें वेक्टर के लग रहे थे। अब F1 F2 के बीच में एंगल कुछ दिया हुआ है, उसका रिजल्टेंट कितना आएगा, उसके बीच का रिजल्टेंट के बीच का ये क्या, हाँ वो वहीं पे। ठीक है, क्या लगाओगे बताओ, बस एनर्जी कंजर्वेशन। 5 किलोमीटर पर सेकेंड। तो यहां पे बताओ एनर्जी कितना है, बताना। यहां पे एनर्जी है आपका ½ mv² प्लस माइनस ऑफ G(m)(e)/m/RE शुड बी इक्वल्स टू, जहां पे ये रुक गया होगा वहां काइनेटिक एनर्जी 0 हो गई होगी, शुड बी इक्वल्स टू 0 प्लस काइनेटिक एनर्जी 0 हो गई, अच्छा माइनस 0 माइनस G(me)(m)/RE प्लस H। तो आंसर आ जाएगा यहां से। ठीक है, ठीक है, अच्छा ये बहुत अच्छा क्वेश्चन बनता, सुन लो। मान लो एक ऑब्जेक्ट को ड्रॉप किया गया है, सुन लेना, ऐसे मेरे दिमाग में आया, एक बच्चे ने कमेंट किया था बहुत 1 घंटा लग जाता टाइम, तो एक बात सोचना, एक यहाँ पे अगर एक ऑब्जेक्ट है, सुनना बहुत अच्छा क्वेश्चन बनेगा, RE/4 पे। पिछला वाला क्वेश्चन याद करो, यहाँ से ड्रॉप किया गया तो इसको अर्थ की सरफेस तक आने में कितना टाइम लगेगा, तो ये क्वेश्चन आप लोग सोच के आइएगा। अगर ठीक है, मैं क्या बोल रहा हूं कि एक पिछला वाला क्वेश्चन याद करो, RE वाला, और याद है कि नहीं याद है, तो उस क्वेश्चन को ये करना कि टाइम कितना लगेगा अगर हम RE/4 हाइट से छोड़ दे किसी ऑब्जेक्ट को, तो अर्थ की सरफेस तक आने में उसको कितना टाइम लगेगा, समझ रहे हो। तो इस प्रोफाइल एक क्वेश्चन ये जरूर लिख लो, हाँ ये सही है, 1 घंटा नहीं लगता है, कुछ टाइम लगेगा। तो कैसे करोगे, इंटीग्रेशन से करना पड़ेगा, बस याद रखना। ठीक है, चलिए देखो, तुम यहां से पहले वेलोसिटी निकाल लो, जब ये टकराएगा तो वेलोसिटी क्या होगा। अब वेलोसिटी का रिलेशन तुमको पता है, और एच मतलब कि एक्स भी तुम्हें दे रखा है, तो इंटीग्रेट कर दो ना भाई, समझ रहे हो। एस इज इक्वल्स टू dv/dt, समझ रहे हो, dv/dt, और उससे तुम निकाल सकते हो। देखना एक बार इंटीग्रेट करके देखना, मुझे टाइम की वैल्यू बताना, ज्यादा टाइम नहीं लगता है मुझे जहां तक। ठीक है, अब नेक्स्ट हेडिंग डालो, नेक्स्ट हेडिंग डालो, एक मुझे नहीं पता भाई आंसर। अब जी इंटू इसकी वैल्यू क्या बताओ, जी इंटू एम की वैल्यू क्या ले लोगे, जी इंटू RE²। अब ले लोगे कि नहीं ले लोगे, जी इंटू RE²। यहाँ पे भी जी इंटू RE² ले लेना है, कैलकुलेशन करना पड़ेगा। वैसे ही सबका न्यूमेरिकल वैल्यू तुमसे नहीं पूछेगा, वही अंडर रूट के फॉर्म में पूछेगा। ठीक है, चलो तो अब हेडिंग डालना, वेरिएशन ऑफ जी विथ डेप्थ, वेरिएशन ऑफ जी विथ डेप्थ। मुझे लग रहा है कि एक्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आता था, इलेक्ट्रिक फील्ड एक्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आता था, तो यहां पे भी एक्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आएगा। अरे आएगा कि नहीं आएगा भाई,
ठीक है, अब देखो मैं क्या किया कि अगर जमीन के नीचे खोदना चालू कर दूं, मान लो कि h हाइट नीचे चला गया, h डेप्थ नीचे चला गया, ठीक है, h डेप्थ, मैंने क्या बोला जितनी भी कैलकुलेशंस हम लोग को करनी है सरफेस से लेनी है, मैंने कहीं पे भी आपका सेंटर से नहीं लिया है। तो एक बार बताओ इस ये डिस्टेंस कितनी होगी, मुझे लग रही है RE माइनस एच होगी, और ये डेप्थ कितनी है h। हमने डेंसिटी कांस्टेंट दे रखी है, तो मैं जी इफेक्टिव का डायरेक्टली फॉर्मूला लिख रहा हूं, जी एच डिप, डेप्थ को डी से दिखा रहा हूं, तो वो आपका हो जाएगा, अगर मैं इसको देखूं तो ये हो जाएगा जी एम ई इंटू RE माइनस एच अपॉन RE स्क्वायर अपॉन RE स्क्वायर, यही होगा ना, नहीं RE क्यूब, RE क्यूब। ये तुम लोगों के लिए होमवर्क रहा है, देख के आना, ठीक है। ये कैसे मैंने लिखा है, तुम क्या करना, डेंसिटी कांस्टेंट मानते हुए दोनों चीज़ों को लिखना, 4/3 सब कुछ करके देखना, तो तुमको ये आ जाएगा, ठीक है। ग्रेविटेशन का क्वेश्चन भले ही तुम्हें लग रहा है, लेकिन ये है प्योरली इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का क्वेश्चन, समझ रहे हो मेरी बात को। अरे यहाँ से इतना मास हटा दिया, इसका मास की वैल्यू क्या होगी, समझ रहे हो, तो ग्रेविटेशनल गॉस लॉ लगा के देखना, Q इन अपॉन एप्सिलॉन नॉट था ना, तो वो वाली चीजें लगा के देखना, तो ये 11th वाले रट लीजिए, ठीक है। तो अगर जब इससे वैल्यू निकालिएगा तो आई थिंक इससे वैल्यू आ जाएगी, GD की वैल्यू आएगी G सरफेस इंटू 1 माइनस एच बाई RE। अच्छा, इसमें कोई अप्रोक्सीमेशन लगाया क्या मैंने, तो ये हमेशा वैलिड होगा, ये हमेशा आपका वैलिड होगा। याद करो कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता था वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x होता था, तो देखो ये भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x ही आ रहा है डायरेक्टली। अगर तुम यहाँ पे ध्यान से देखो तो ये क्या लिखा हुआ है, x ही तो लिखा हुआ है भाई, यहाँ से डिस्टेंस x ही तो लिखा हुआ है, तो देखो इलेक्ट्रिक तो ग्रेविटेशनल फील्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x। अरे x सेंटर से जो डिस्टेंस x होती थी उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल x होता था, तो ये RE माइनस एस तो एक तरीके से x की तरह ही बिहेव कर रहा है ना, तो वो तुम्हें दिखेगा कि जो ग्रेविटेशनल फील्ड जो वैल्यू आएगी वो भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x हो जाएगी। तो ये आप लोगों के लिए होमवर्क रहा है, ये कैसे आया होगा पूरा विद डेरिवेशन, खास करके टारगेट वाले, तो ये तो सॉल्व करके जरूर आइएगा, ठीक है। तो ये आप लोगों के लिए होमवर्क रहा, बस लिख लो, इसमें ये पॉइंट जरूर लिखना, नो अप्रोक्सीमेशन वैलिड ऑलवेज, मतलब हर एक डेप्थ के लिए वैलिड होगा, नो अप्रोक्सीमेशन, मतलब इस वाले फॉर्मूले में हमने कोई भी अप्रोक्सीमेशन नहीं किया है, हमेशा वैलिड। ये डेप्थ की, D मतलब डेप्थ, H मतलब हाइट, S मतलब सरफेस, सरफेस पे G की वैल्यू कितनी होती है 9.8 या 10, जो ले लो, ठीक है, ओके। अब एक क्वेश्चन बताओ, R/2 पे G इफेक्टिव की वैल्यू कितनी होगी, R/2 डेप्थ पे G इफेक्टिव की वैल्यू कितनी होगी, कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, हमेशा वैलिड, ठीक है। तो अब एक क्वेश्चन लिखो, फाइंड इफ G इफेक्टिव वैल्यू, G इफेक्टिव इसको बोलते हैं, इफ G इफेक्टिव वैल्यू एट डेप्थ 500 किलोमीटर is same as h height above the earth surface, then find the value of h, मतलब 500 किलोमीटर नीचे गए अर्थ के, तो मुझे जो G की वैल्यू मिली वही वैल्यू कितने हाइट h ऊपर जाने पर मुझे मिलेगी, समझ में आया। लिखिए, करिए क्वेश्चन। ये प्योर इलेक्ट्रोस्टैटिक का क्वेश्चन है, कर क्या ना, कल मैं सबके कॉपी में देखूंगा, ये बात याद रखना, इसके लिए जगह छोड़े होगे
तो सॉल्व करके आना है ये कैसे आया है। समझ रहे हो मेरी बात को? तो खास करके 11th वाले तो बच जाएंगे, लेकिन तुम अपना खैरियत बना के रखना, ठीक है? देख रहे हो आधी जनता आज गायब है, हमें पता था कल नहीं आई है, तो कल मैंने बता दिया था ना कि नहीं लिख के लाओगे तो फिर पिटाई खाओगे। तो देखो आज गायब है कि नहीं सब। जितने भी दिवा फिवा जो भी थे मतलब, हाँ अच्छा उसका टर्न नहीं है। उसके अलावा मोटू सब जो था और दूसरा मोटू सब जो था उन लोगों का तो था ना। वो लोग इसलिए नहीं जानते हैं कि जाएंगे तो आज पिटाई खाएंगे। गए होंगे यहाँ से, पढ़ गए होंगे, खाए पिए होंगे, सोचे होंगे आज तो वेकेशन डे, जाके सो गए होंगे। चलो ठीक है, तो देखो सुन लो, बाकी तो चैप्टर ऑलमोस्ट तुम्हारा कंप्लीट हो जाएगा, मतलब कल की लेक्चर में कंप्लीट हो जाएगा। तो देखो 250 किलोमीटर दे रखा है, तो मतलब g इंटू 500 में दे रखा है ना, 1 माइनस 500 मतलब 500 बाई RE। RE की वैल्यू कितनी होती है? ये वैल्यू दे रखी है g की नीचे, ये बराबर हो जाएगी किसकी? g इंटू 1 माइनस 2h बाई RE। अच्छा 2h बाई RE से हम h की वैल्यू निकाल लेते हैं। अगर h की वैल्यू 250 किलोमीटर 500 किलोमीटर से कम होगी तो मतलब सही है, अगर नहीं होगी तो मतलब फिर मुझे वही वाला फॉर्मूला से करना पड़ेगा। समझ रहे हो? तो यहां से जब h की वैल्यू आप निकालिएगा 250 आएगा। तो क्या ये पॉसिबल है? अरे ये वाला फॉर्मूला तो 500 किलोमीटर तक के लिए हम लोगों ने देखा था ना वैल्यू, तो सही है। अगर मान लो 250 से ज्यादा आता, मान लो 500 किलोमीटर से ज्यादा आता, तो फिर आपको क्या लगाना पड़ता? फिर दूसरा वाला। यानी आपको इस तरह के क्वेश्चंस में कभी भी आपको बोल दे इतनी डेप्थ पे कितनी हाइट पे बराबर होगा, तो आपको सिंपली याद रखना है 1 माइनस h बाई RE की बराबर हो जाएगा g इंटू 1 प्लस h बाई RE की पावर -2। ठीक है, इन दोनों को इक्वेट करवा दीजिए। अगर मैंने पहला वाला क्वेश्चन देखो ना, पहले मैंने h की वैल्यू निकाली, अगर h हमारा 500 से कम आया है तो मैं इसको सही मान लूंगा। अगर 500 से ज्यादा आता तो फिर मुझे ये लगाना पड़ता। समझ रहे हो? तो लिख लेना इसको अपनी लैंग्वेज में, फिर आपको इसको सॉल्व करना पड़ता प्रॉपर तरीके से, उसके बाद इसकी आंसर आती है। h की क्वाड्रेटिक इक्वेशन आती और वहां से आपका सॉल्व होके होता। ठीक है, किसमें? हाँ एग्जैक्ट वैल्यू नहीं आई, लेकिन मतलब कि अप्रोक्सीमेटली वैल्यू वही आ गई ना। अगर तुम्हें सॉल्व करना है तो ये कर लो, हमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ओके। अब हेडिंग डालो वेरिएशन ऑफ जी विथ रोटेशन ऑफ अर्थ। अब थर्ड पॉइंट लिखना वेरिएशन ऑफ जी विथ रोटेशन ऑफ अर्थ। ये आप लोगों के लिए होमवर्क रहेगा, मैं आपको समझा देता हूं इसमें कि आपको क्या करना है। तो ये भी आप लोगों के लिए होमवर्क रहा, कल हम लोग इसको देखेंगे, लेकिन आपको जाके सबसे पहले इस पे वर्क करना है। देखो क्या करना है, ध्यान से सुनना। इसमें हम लोग क्या करेंगे, देखो मान लो ये हमारी अर्थ है, ठीक है, ये रोटेट कर रही है, ठीक है, रोटेट कर रही है। मान लो हमारा एक ऑब्जेक्ट यहाँ पे, अच्छा अर्थ का ओमेगा क्या होगा, सोच के देखना, अर्थ का ओमेगा क्या होगा? 2 पाई r अपॉन भी ओमेगा क्या होता है? 2 पाई बाई टी, 24 आवर। तो 24 आवर को आप लोग इसमें कन्वर्ट कर लीजिएगा। अरे ओमेगा क्या होता है? ओमेगा बाई थीटा बाई टी। तो थीटा कितना लगा? ये 24 घंटे में 2 पाई घूम गया, और टाइम कितना लगा? 24 घंटे। तो ये हो गया ओमेगा, अर्थ की ओमेगा तुम्हें पता चल जाएगी। ठीक है, अच्छा अगर मान लेते हैं मेरा कोई ऑब्जेक्ट यहाँ पे है, यहाँ पे है, यहाँ पे है, तो देखना इस पे इफेक्ट पड़ेगा। मान लो कि ये आपका इक्वेटर से एंगल बना रहा है थीटा, इस पे फोर्स लगेगा mg अंदर की ओर। अब अगर ये घूम रहा है तो ये इस वाले रेडियस के अबाउट इस तरीके से घूम रहा है, तो इस पे बाहर की ओर फोर्स लगेगा कितना? m ओमेगा स्क्वायर r, ये वाली रेडियस के अबाउट। अरे ये तो r ही है। अच्छा ये वैल्यू आप निकाल सकते हो क्या? अच्छा तो ये कुछ ऐसी वाली केस हो गई।
इस पे फोर्स इस तरीके से लग रहा है, अरे लग रहा है कि नहीं लग रहा है? एक फोर्स बाहर की ओर, एक फोर्स, अच्छा ग्रेविटेशनल फील्ड जो फोर्स जो लगता है वो सेंटर की ओर ही लगता है ना, बात याद रखिएगा, सेंटर की ओर लगता है। अब उसके बाद जी इफेक्टिव की वैल्यू आप लोग थोड़ा सा सोचिएगा, जी इफेक्टिव की वैल्यू कैसे आएगी, समझ में आया? मैंने आपको बताने की, ये फोर्स एक इधर लगा, एक फोर्स इधर लगा, तो नेट फोर्स की वैल्यू निकाल सकते हो। नेट फोर्स की डायरेक्शन में जी इफेक्टिव आएगा, तो जी इफेक्टिव की वैल्यू आपको बतानी है, थीटा उटा के टर्म में आएगा, सोचिएगा, ठीक है? चलिए ठीक है, तो कुल मिला के कैलकुलेशन और कुछ नहीं है, ये आर निकालना, उसके बाद सॉल्व करना, वेक्टरली इसको ऐड करना, सारी चीजें, ठीक? चलिए ठीक है, तो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग इसके आगे देखेंगे। कल हम लोग जी वेरिएशन ऑफ जी विथ रोटेशन, उसके बाद स्केप वेलोसिटी, ये सब सारी चीजों के बारे में देखेंगे, ठीक है? चलिए, थैंक यू।